आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कैस्केडिंग शेड्यूल एंड कैस्केड लेस शेड्यूल के बारे में। तो जनरली देखा जाए तो ये टाइप्स ऑफ आपके कहना चाहिए रिकवरेबिलिटी शेड्यूल्स के टाइप्स हैं। तो आपके जो रिकवरेबल शेड्यूल्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैस्केडिंग शेड्यूल, सेकेंड इज कैस्केड लेस शेड्यूल एंड थर्ड इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैस्केडिंग शेड्यूल एंड कैस्केड लेस शेड्यूल के बारे में। तो देखो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया उससे आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमने क्या देखा। रिकवरेबिलिटी जो है वो आपका मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। रिकवरेबिलिटी इज अ मैंडेटरी प्रॉब्लम, सॉरी इज अ मैंडेटरी प्रॉपर्टी। तो रिकवरेबिलिटी मैंडेटरी प्रॉपर्टी है, इसके बिना कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं है। भले वो सीरियल हो नॉन सीरियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियल हो नॉन सीरियलाइजेबल हो, ठीक है, सीरियल हो या सीरियलाइजेबल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं है, देखना ये जरूर पड़ेगा कि रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो रिकवरेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ मैंडेटरी प्रॉपर्टी, इसके बिना कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, अब बात को समझते हैं। अब आपने देखा रिकवरेबिलिटी कब हो पाएगा। तो अब आपने देखा पहला तो कंडीशन ये देखा कि अगर मान लो डर्टी रीड नहीं है, आपको डर्टी रीड देखना आता है कि डर्टी रीड क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अनकमिटेड राइट को अगर आपने रीड किया है तो डर्टी रीड कहलाता है, ठीक है। तो अगर डर्टी रीड नहीं है तो रिकवरेबल है, डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन अगर डर्टी रीड है, जैसे कि आपने बोला रीड ऑफ ए, देन आपने बोला राइट ऑफ ए, ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। और अब आपने यहां रीड ऑफ ए किया, तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो T2 जो है वो सेम डेटा को रीड कर रहा है जो कि अनकमिटेड है, अनकमिटेड राइट है। देखो यहां राइट हुआ, अभी कमिट नहीं हुआ है T1, और उसको किसने रीड कर लिया, T2 ने किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इसको बोला राइट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है कि डर्टी रीड है। तो अब अगर डर्टी रीड होगा तो कमिट का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा। अगर कमिट आपने यहां किया, T1 को पहले कमिट किया क्योंकि रीड T1 का पहले हो रहा है, तो जिस सीक्वेंस में रीड हो रहा है उसी सीक्वेंस में अगर कमिट हो, मतलब T1 पहले कमिट हो देन T2, तो ये पक्का है ये जो आपका ट्रांजेक्शन होगा या जो शेड्यूल होगा वो कैसा होगा, रिकवरेबल होगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, अगर T1 और T2 हैं जिसमें डर्टी रीड प्रॉब्लम है, सेम एग्जांपल को मैं ले रहा हूं, राइट ऑफ ए एंड रीड ऑफ ए, और यहां वापस हमने रीड ऑफ ए बोला और वापस से राइट ऑफ ए बोले। अब इसमें अगर मैं कमिट T2 को पहले कर दूं, जिसका रीड बाद में उसको कमिट पहले कर दिया, और फिर मैं T1 को कमिट करूं, तो अगर फेलियर होता है इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन अगर फेलियर होता है तो आपका ये शेड्यूल कैसा होगा, इरिकवरेबल होगा। तो ये आपका रिकवरेबल है और ये आपका इरिकवरेबल है। ये मुझे बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि रिकवरेबिलिटी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो मैंने आपको बताया है तीन टाइप की होती है। पहला होता है कैस्केडिंग शेड्यूल और सेकंड होता है कैस्केडिंग रोल बैक। तो समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैस्केडिंग शेड्यूल की, तो कैस्केडिंग शेड्यूल समझने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो यहां ये समझ लेना आप कि जो भी रिकवरेबल शेड्यूल है मे बी ऑफ एनी ऑफ दीज काइंड्स, आइदर कैस्केडिंग, कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट। तो एग्जांपल से पहले समझते हैं कि कैस्केडिंग का मतलब होता क्या है। तो देखो कैस्केडिंग का सिंपल अगर मतलब मैं समझाऊं आपको, तो कैस्केडिंग का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो कैस्केडिंग का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑकरेंस, ठीक है। अब जो मल्टीपल ऑकरेंस है आर ऑकरिंग ड्यू टू वन इवेंट। तो कैस्केडिंग मींस आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑकरेंस के चलते कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल लिया था, आपने एग्जांपल जो देखा था वो क्या एग्जांपल था कि अगर मान लो T1 है, T1 ट्रांजेक्शन है और T2 ट्रांजेक्शन है। अब आपने देखा कि रीड ऑफ ए है और फिर राइट ऑफ ए किया और फिर रीड ऑफ ए किया और राइट ऑफ ए कर दिया, और आपने देखा कि कमिट पे डिपेंड करेगा कि आपका रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक आपको लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है अमित और एक दूसरा स्टूडेंट है सुमित, ये दोनों फ्रेंड है। अमित और सुमित दोनों फ्रेंड है।
अमित पढ़ने में होशियार है और सुमित जो है वो क्या कहते हैं, सोचता है कि अमित पास करवा दे कैसे भी, ठीक है। और अमित के जस्ट पीछे सुमित बैठता है। तो अमित ने बोला कि सुमित कोई बात नहीं, तूने पढ़ा नहीं है, मेरी मेरी कॉपी से तू नकल कर लेना, मैं साइड में दिखा दूंगा, तू कॉपी करता जाना। बोले ठीक है। अमित ने मन में सोचा कि मैंने पढ़ाई की है भाई, उसको क्यों दिखाऊं। तो बोला दोस्त है, दिखाना तो पड़ेगा। तो उसने क्या सोचा, एक तरीका निकाला। उसने बोला अच्छा ठीक है, पहले उसको क्या करूंगा, मैं कॉपी करवा दूंगा और उसको बोलूंगा तू जाके सबमिट कर दे, और उसके बाद मैं आंसर को कर दूंगा चेंज। तो अमित आता है, अमित को मान लेते हैं T1 ट्रांजेक्शन और सुमित को मान लेते हैं T2 ट्रांजेक्शन। अमित आया, अमित ने रीड किया, राइट किया, अमित ने अपना क्वेश्चन आंसर लिख दिया भाई, आंसर लिख दिया सही सही। और उसने T2 को मतलब सुमित को बोला कि तू एक काम कर, मेरी कॉपी से चीटिंग कर ले। उसने चीटिंग कराया और सुमित को बोला तू एक काम कर, कमिट कर दे। कमिट कर दे मतलब सुमित को बोला जा तू सबमिट कर दे, जा तू अब सबमिट करके और चले जा, ठीक है। सुमित ने बोला ठीक है। अमित बोला मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब अमित ने जो नकल कराए थे 2 या 3 आंसर्स, उसको क्या किया उसने, यहां से बैठे बैठे चेंज कर दिया, कमिट करने के बाद बैठे बैठे चेंज कर दिया। अब तो सुमित ने सबमिट कर दिया है, अपना कॉपी सबमिट कर दिया है, क्या वो चेंज कर पाएगा, क्या वो रिकवर कर पाएगा, उस आंसर्स को चेंज कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने पहले कमिट कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर अमित सही होता तो क्या करता। अमित ने पहले अपने आंसर शीट को लिखा, ठीक है, फिर बोला तू लिख ले। और अगर अमित सही होता तो क्या बोलता, समझते हैं। अमित बोलता मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, तू अभी मत जाना, अभी मत जाना, जब मैं फाइनल चेंज कर लूंगा। उसने फाइनल चेंज किया और बोला मैं कमिट कर रहा हूं, मैं सबमिट कर रहा हूं, अब कोई चेंजेस नहीं है, अब तू सबमिट कर दे। तो ये वाला ट्रांजेक्शन कैसा हो गया, रिकवरेबल। यहां रिकवरेबिलिटी है, लेकिन अगर सुमित ने पहले सबमिट कर दिया तो रिकवर हो ही नहीं पाएगा, वो रिकवर हो ही नहीं पाएगा ना, बट ऑब्वियस है कहां से रिकवर हो पाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम कैस्केडिंग में देखें तो कैस्केडिंग में इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैस्केडिंग का मतलब है, समझ गया कि मल्टीपल ऑकरेंसेस आर ऑकरिंग ड्यू टू वन इवेंट। अब वो इवेंट क्या है समझते हैं। यहां मैं मान लेता हूं कि हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। और ए की वैल्यू है, मान लो स्टार्टिंग में ले लिया मैंने 100, चलिए अच्छी बात है। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले मौका किसको मिला है, T1 को मिला है। डेटाबेस से रीड करेगा और 100 रैम में ले आएगा, ए की वैल्यू कर दी उसने अपडेट और 110 कर दिया, 110 कर दिया, और राइट कर दिया 110। जब ये राइट करेगा 110 तो रैम में या प्राइमरी मेमोरी में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये की 110 हो जाएगी। तो 100 से अपडेट होके 110 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो T2 आ रहा है। अब T2 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है। इसने रीड किया कौन सा वैल्यू, T1 की वैल्यू रीड की, तो बर्ड ऑब्वियस से क्या रीड करेगा, 110। फिर अगर हम बात करें दूसरी, अब यहां T3 जो है T2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या ऐसा बोलो T1 पे डिपेंडेंट है। तो फिर से इसने रीड किया, क्योंकि यहां कोई ऑपरेशन या चेंजेस नहीं हुए हैं, तो जब ये रीड करेगा इसको भी क्या मिलेगा, 1110। ये फिर रीड करेगा, इसको क्या मिलेगा, 1110। क्लियर हो रही बात इतनी, ठीक है। तो यहां आप देखो, अगर मान लो अब फेलियर हो जाए, T1 का जो T1 ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो जाए, जब ये फेल होगा तो ये क्या कर लेगा, अपने पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कर लेगा, रोल बैक कर लेगा, अपने पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर लेगा, ठीक है। क्योंकि यहां देखो ये आपका कैसा है, डर्टी रीड है, ये आपका डर्टी रीड है, समझना मेरी बात को, ये डर्टी रीड है, ठीक है, क्योंकि यहां अनकमिटेड राइट को आपने रीड कर लिया है। अब क्या हुआ, फेलियर हुआ तो T1 का ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा रोल बैक हो गया। अब T1 का ट्रांजेक्शन रोल बैक हुआ, T2 इस पे डिपेंडेंट था और कमिट भी नहीं हुआ था, T2 भी रोल बैक हो गया। T3 T2 पे या T1 पे डिपेंडेंट था और कमिट नहीं हुआ था, तो ए भी रोल बैक हो गया। T4 कमिट नहीं हुआ था और डिपेंडेंट था इन पे, इन ट्रांजेक्शंस पे डिपेंडेंट था, तो T4 भी रोल बैक हो गया। ऐसे ट्रांजेक्शंस को, सॉरी, ऐसे शेड्यूल को कैस्केडिंग शेड्यूल बोलते हैं, क्योंकि चलो यहां सारे के सारे क्या हो गए, रोल बैक हो गए। अगर सारे के सारे रोल बैक हो गए तो ये वापस से कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, 100 के 100 ही वैल्यू रहेगी। और दिक्कत क्यों आई, डर्टी रीड प्रॉब्लम के चलते आई। तो कैस्केडिंग शेड्यूल में हो क्या रहा है, यहां जो ट्रांजेक्शंस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यहां ट्रांजेक्शन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब यहां इस बात को समझने के लिए आप समझ ऐसा सकते हो, अमित ने फिर से सुमित को बोला
कि पहली बार के लिए मुझे माफ कर दे, इस बार मैं नकल करा दूंगा, ठीक है। सुमित ने बोला मेरे और फ्रेंड्स हैं जपनीत और हरप्रीत, इनको भी नकल कराना पड़ेगा, ठीक है, और पिछली बार जैसा नहीं चलेगा। अमित ने माफी मांगी, बोले पिछली बार मैंने गलती की थी, मुझे लगा मैंने पढ़ाई की है तो मुझे ही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला, इस बार बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं कुछ भी मुझे लगेगा कि मेरे को आंसर चेंज करना है तो आप सबको बताऊंगा मैं। बोले ठीक है। तो यहां देखो ये अमित है, अमित ने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया, समझना मेरी बात को, और परफॉर्म करने के बाद टीटू ने उसको रीड कर लिया, मतलब सुमित ने उसको रीड कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब सुमित ने रीड किया है, क्या है, डर्टी रीड है, ठीक है, क्योंकि अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को अभी इसने रीड किया है, लेकिन इसने अपने आप को कमिट नहीं किया। कमिट नहीं किया मतलब इरिकवरेबल नहीं है, रिकवरेबल है, कमिट अभी नहीं किया है, ठीक है। उसको रीड किसने कर लिया, T3 ने। तो जपनीत ने फिर से रीड किया जो T1 ने अपडेट किया था, और हरप्रीत ने भी वही रीड किया या राइट किया जो T1 ने किया था, ठीक है। सारे लोगों ने नकल कर लिया। अब T1 अपने ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना वो गलत है। जैसे उसने अपने आप को क्रॉस किया तो उससे रिलेटेड लोगों ने अपने आप को कमिट नहीं किया था, क्वेश्चन पेपर को सबमिट नहीं किया था, इसलिए प्रॉपरली रोल बैक कर पा रहे हैं और वापस से कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच पा रहे हैं कि भाई मुझे फिर से किसी और से नकल करना पड़ेगा, यहां नकल करके काम तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो गलत है। यहां क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक कैसा है, रिकवरेबल है, और ऐसे रिकवरेबल शेड्यूल को कैस्केडिंग शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रोल बैक हो रहा है, जब ये फेल हुआ तो ये पूरा T1 आपका रोल बैक हो जा रहा है, और T1 के रोल बैक से उससे एसोसिएटेड T2, T3 और T4 भी रोल बैक हो जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिकवरेबल है, इसलिए कहलाता है कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल, या जब फेलियर हुआ तो जो रोल बैक हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। तो होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि हम कोई ऑपरेशन लें, यहां देखो रीड और राइट दोनों हुआ, यहां भी रीड और राइट दोनों होने दो, ये भी आपका क्या है, डर्टी रीड है, ठीक है। यहां रीड राइट दोनों हो रहा है, यहां भी रीड राइट दोनों हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां समझना, ठीक है, यहां भी क्या हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन T2 है वो किसकी वैल्यू को रीड कर रहा है, T1 को, ठीक है। तो डर्टी रीड हुआ, एक डर्टी रीड यहां हुआ, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन T2 डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन T1, देन ट्रांजेक्शन T3 डिपेंड्स ऑन T2, जो T2 अपडेट करेगा वही T3 रीड करेगा, देन ट्रांजेक्शन T4 डिपेंड्स ऑन T3, जो T3 अपडेट करेगा उसको T4 रीड कर रहा है। तो बट ऑब्वियस अगर कोई फेलियर होता है T1 का, तो T1 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट रोल बैक कर देगा अपने इंस्ट्रक्शन को। द फेलियर ऑफ T1 कॉजेस T2 टू रोल बैक, देन अब T2 रोल बैक हो जाएगा, सो क्या होगा, द रोल बैक ऑफ T2 कॉजेस T3 to roll back, then the rollback of T3 causes T4 to roll back. Such rollback is called cascading rollback. और ये शेड्यूल कैसा है, रिकवरेबल है, और कैसा रिकवरेबल है, कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनने अपने को कमिट नहीं किया। तो बात मुझे ये समझ में आ गई कि अगर इनने कोई कमिट कर दिया होता, अगर इनने कमिट कर दिया होता तो दिक्कत हो जाती, मुझे तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। लेकिन इसने किसी ने भी कमिट नहीं किया है इसलिए रिकवरेबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ द ट्रांजेक्शन T2 और T3 और T4 वुड हैव कमिटेड बिफोर द फेलियर ऑफ ट्रांजेक्शन T1, इस T1 की हम बात कर रहे हैं, देन द शेड्यूल वुड हैव बीन इरिकवरेबल। लेकिन इनने कमिट नहीं किया है इसलिए रिकवरेबल है, इसलिए इसका नाम हम बोल रहे हैं कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, इफ इन अ शेड्यूल फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन कॉजेस सेवरल अदर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन टू रोल बैक और अबॉर्ट, देन सच अ शेड्यूल इज कॉल्ड अ कैस्केडिंग शेड्यूल। एंड रोल बैक को हम क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केडिंग अबॉर्ट। अब दिक्कत क्या है, देखो है तो ये रिकवरेबल, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, समझो, इसने जो ऑपरेशन किया उसके बेस पे इसने ऑपरेशन कर लिया, इसके बेस पे इसने ऑपरेशन कर लिया, और इसके बेस पे इसने ऑपरेशन किया। अब एक फेल हो गया T1 तो ये भी फेल हो गया, ये भी रोल बैक हो गया और ये भी रोल बैक हो गया, डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच गया, माना। लेकिन सीपीयू ने जो टाइम लगाया
सीपीयू ने जो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए या सीपीयू ने जो कंप्यूटेशन किया, जो सीपीयू के साइकिल हैं वो वेस्ट हुए, परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ। तो कैस्केडिंग रोल बैक में ये प्रॉब्लम है। इट सिंपली लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम, सो द परफॉर्मेंस इज डिग्रेडेड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ। तो कैस्केडिंग शेड्यूल में भी डर्टी रीड वाली प्रॉब्लम है, इसलिए परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, लेकिन रिकवरेबल है क्योंकि कोई कमिट नहीं कर रहा है, इसलिए रिकवरेबल है। तो अब बात आती है इसके स्ट्रॉन्गर फॉर्म की। ये जो कैस्केडिंग शेड्यूल है उसका स्ट्रॉन्गर फॉर्म है कैस्केडलेस शेड्यूल। कैस्केडलेस शेड्यूल, पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर डर्टी रीड है तो कभी भी कैस्केडलेस शेड्यूल नहीं होगा, क्योंकि कैस्केडलेस शेड्यूल में कभी भी डर्टी रीड नहीं होता है। ठीक है, कभी भी डर्टी रीड नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बता दूं। इफ इन अ शेड्यूल a transaction is not allowed to read a data item until the last transaction that has written it is committed or aborted, then such a schedule is called a cascadeless schedule. तो कैस्केडलेस शेड्यूल में कोई भी रीडिंग की बात कर रहा हूं, तभी डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी रीडिंग बिना कमिट के नहीं होगा, कोई भी रीडिंग अनकमिटेड राइट पे नहीं होगा। मतलब अगर राइट ऑपरेशन है तो पक्का है कि राइट ऑपरेशन के बाद कमिट जरूर होगा, और कमिट होने के बाद ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कमिट होने के बाद ही कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा दूसरे ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कैस्केडिंग शेड्यूल। कैसे समझो, अब यहां मैंने बोला कि भाई सीपीयू वेस्ट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसने रीड किया a इक्वल टू a प्लस 10 किया और राइट ऑफ ए किया। राइट ऑफ ए करने के बाद देखो इसने कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद रीड कर रहा है तो ये डर्टी रीड नहीं है, बिकॉज एक कमिट हो गया, अब कोई वैल्यू अपडेट नहीं होगी, डेटाबेस में परमानेंटली चेंज हो गया, परमानेंटली। अब रीड जो करेगा वो आपका कंसिस्टेंट डेटा है, रैम का डेटा नहीं है, हार्ड डिस्क का डेटा है, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा है। अब इसने भी कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन कमिट कर दिया, तो दूसरा रीड कर पा रहा है। मतलब ये भी आपका कैसा है, डर्टी रीड नहीं है। इसने भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, कमिट किया, तभी कोई दूसरा इसको क्या कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है। और ये सारे सीरियल शेड्यूल हैं, अगर आप देखो जितने भी मैंने एग्जांपल लिए सारे सीरियल के लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन सीरियल में एग्जांपल नहीं होगा। कैस्केडिंग और कैस्केडलेस आप सीरियल नॉन सीरियल दोनों के लिए ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बात करूं, सेम एग्जांपल पे लूं, तो अगर मान लो अब यहां जो अमित, सुमित और हरप्रीत की जो मैं बात कर रहा था, तो सेम अगर मैं बात करूं, अगर ये मान लो अमित है, ये आपका सुमित है, ये जपनीत है और ये हरप्रीत है, तो सुमित ने बोला भाई तू पहले वेरीफाई कर ले, ठीक है, तू सबमिट करेगा, उसके बाद मैं जो कॉपी कर रहा हूं वो तब मैं देखूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने कमिट कर दिया। इसको देखने वाले ने बोला भाई पहले तू वेरीफाई कर ले तो मैं कमिट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बाद जो लास्ट में हरप्रीत है उसने बोला कि भाई आप लोग सब कोई कमिट कर लो, उसके बाद मैं कमिट करूंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि यहां जो कमिट हो रहा है हर ऑपरेशन के बाद, वो आपका दूसरे के रीड होने से पहले हो रहा है। ठीक है, तो डर्टी रीड प्रॉब्लम कभी भी कैस्केडलेस शेड्यूल में नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो रीड ऑपरेशन होगा कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन कब करेगा, जब कोई पहला अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था उसके राइट के कंप्लीट होने के बाद। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ कैस्केडिंग शेड्यूल। तो कैस्केडलेस शेड्यूल अलाउ ओनली कमिटेड रीड ऑपरेशन। ठीक है, कमिटेड जो राइट ऑपरेशन है उसी को रीड कर पाएगा। Therefore, it avoids cascading rollback and thus saves CPU time और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैस्केडलेस शेड्यूल अलाउ ओनली कमिटेड रीड ऑपरेशन, हाउएवर इट अलाउड अनकमिटेड राइट ऑपरेशन। इट मींस ये मैं रीड कर रहा हूं इसलिए कमिटेड होना चाहिए, अगर मैं राइट करूं ना तो कोई कमिट होने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मतलब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा है, अगर मान लो T1 है और T2 है, इसने रीड किया और राइट किया, रीड ऑफ ए देन राइट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर कैस्केड लेस है तो पक्का इसको कमिट करना पड़ेगा तभी ये रीड कर पाएगा दूसरा वाला। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं दूसरे केस की बात करता हूं, अगर T1 है T2 है, अब मैंने रीड किया
और राइट किया और कमिट नहीं किया, तो ये राइट कर सकता है, बस रीड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डर्टी रीड प्रॉब्लम से बचना चाहता है। बस कैस्केडलेस शेड्यूल डर्टी रीड प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहता है। तो राइट के बाद राइट कर सकते हैं, ये कैस्केडलेस होगा, ये कैस्केडलेस होगा, राइट के बाद राइट चलेगा। राइट के बाद अगर रीड करना है तो कमिटेड होगा, ये पहले कमिट होगा तभी रीड हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड केस, अगर मान लो दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, अब यहां मान लो रीड ऑफ ए है और दूसरा भी रीड ऑफ ए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट जो होना चाहिए वो आपका रीड होने से पहले कमिट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर राइट ऑफ ए आया, अब मैं अगर दोबारा रीड करने की कोशिश करूंगा तो एक कमिट होना चाहिए, तभी ये रीड हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर दो ऑपरेशंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग डेटाबेस में हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर राइट ए के बाद अगर मैं केवल राइट करना चाहता हूं तो कमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो कैस्केडलेस शेड्यूल है, और अभी कौन सा प्रॉब्लम है, राइट राइट प्रॉब्लम। कैस्केडलेस शेड्यूल राइट राइट या इसी को बोलते हैं लॉस्ट अपडेट को डील नहीं कर पाता है। जो कैस्केडलेस शेड्यूल है वो राइट राइट या लॉस अपडेट प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। So recoverability is mandatory, but cascadeless is not mandatory. It is only for the performance. तो cascadeless जो है ना वो रिकवरेबिलिटी का ही एक टाइप है। जरूरी नहीं है कि रिकवरेबिलिटी के लिए हम कैस्केडलेस ही लें, कैस्केडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के लिए आपको कैस्केडलेस लेना है तो बट ऑब्वियस कैस्केडलेस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आप देखो, अगर मैं कैस्केडिंग शेड्यूल और कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केडलेस की अगर मैं पूरे के पूरे की बात करूं, तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो आपका कैस्केडलेस है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म है रिकवरी का। रिकवरी का क्या है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, स्ट्रिक्ट फॉर्म है, ठीक है। रिकवरी का स्ट्रिक्ट फॉर्म है जिसमें आप कमिटेड राइट को ही रीड करने की परमिशन देते हो। तो अगर मैं रिकवरेबिलिटी की बात करूंगा, रिकवरेबिलिटी की बात करूंगा, ठीक है। तो रिकवरेबिलिटी में हमने देखा कि आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ रहा है, डर्टी रीड प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो पक्का है अगर डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं है तो पक्का है फिर वो कैस्केडलेस ही होगा ना। कैस्केडलेस बोल दो, क्या दिक्कत है, कैस्केडलेस होगा और रिकवरेबल होगा, और रिकवरेबल होगा, तो कैस्केडलेस एंड रिकवरेबल। अब अगर मान लो डर्टी रीड है, क्योंकि डर्टी रीड कभी भी कैस्केडलेस में कभी भी डर्टी रीड नहीं आएगा, तो अब अगर डर्टी रीड है तो पक्का है वो क्या होगा, कैस्केडिंग है, कैस्केडिंग है, वो शेड्यूल कैसा है, कैस्केडिंग है। अब कैस्केडिंग में हम क्या देखेंगे, ठीक है, कमिट जो होना चाहिए उसका सीक्वेंस रीड के अकॉर्डिंग हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकवरेबल ले लोगे, ठीक है। अगर सीक्वेंस में चेंज हुआ तो इरिकवरेबल है, या तो कमिट ना हो या तो कमिट ही ना हो कोई, तो फेलियर के केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम साफ साफ ये बोल सकते हैं यहां पर कि कैस्केडलेस इज स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ रिकवरेबिलिटी, ठीक है, या रिकवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो यहां हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने लिया है T1 ट्रांजेक्शन है, अब T1 ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, देन ए इक्वल टू ए प्लस 10 है, देन राइट ऑफ ए है। उसके बाद देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं, रीड ऑफ ए, देन ए इक्वल टू ए प्लस 10, देन राइट ऑफ ए। फिर क्या है, रीड ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस 10, देन राइट ऑफ ए। अब यहां देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में अगर आप देखो तो समझ में आ जाएगा। यहां अगर आपने कमिट किसको किया, सबसे पहले T2 को, तो बट ऑब्वियस है अब अगर इसके बाद फेल हो जाए, यहां फेल हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा T1 ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, और T3 भी रोल बैक हो जाएगा। अब T3 के रोल बैक होने से दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन T1 का रोल बैक दिक्कत करेगा, क्यों, क्योंकि T1 पे डिपेंडेंट था T2, तो ये आपका इरिकवरेबल हो गया। दिख रहा है मुझे, इरिकवरेबल हो गया, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि देख के बताओ रिकवरेबल है या इरिकवरेबल है, तो दिख रहा है मुझे कि इरिकवरेबल है, ठीक है। अब अगर दूसरे की बात करूं मैं,
दूसरे में देखो, जिस सीक्वेंस में रीड हुआ है उस सीक्वेंस में अगर कमिट हो, यहां दिख रहा है मुझे कमिट, सबसे पहले T1 हुआ, देन T2 हुआ, देन T3, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक कमिट होगा, अगर यहां फेल हो गया तो सारे रोल बैक हो जाएंगे, अगर इसके कमिट के बाद फेल होगा तो कोई बात नहीं है, डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएंगे, इन दोनों के बाद ये फेल हो जाएगा तो ये भी डिपेंडेंट था, केवल डिपेंडेंट वाला रोल बैक होगा, लेकिन जिस पे डिपेंडेंट थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपका जो ये आपका ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल कैसा है, रिकवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने बात की, अब यहां देखो ये आपका कैस्केडिंग है, ये कैस्केडिंग है क्योंकि क्या है, डर्टी रीड है, इसलिए कैस्केडिंग है, डर्टी रीड है। ये आपका कैसा हो गया, कैस्केड लेस हो गया, क्यों, क्योंकि यहां राइट के बाद जब दूसरा रीड करेगा तो उससे पहले कमिट कर देगा, यहां राइट के बाद जब दूसरा रीड करेगा तो पहले कमिट करेगा तभी दूसरा रीड कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, कैस्केड लेस हो गया। तो ये आपका सिंपल अगर मैं बताऊं, ये आपका इरिकवरेबल शेड्यूल है, ये आपका कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल है, ये आपका कैस्केड लेस रिकवरेबल शेड्यूल है। तो होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो कैस्केड लेस होता है या कैस्केडिंग शेड्यूल होता है उसमें हम रोल बैक या कहना चाहिए शेड्यूल को हम समझते कैसे हैं कि कहां हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने मान लो अब हमने देखा कि कैस्केड लेस शेड्यूल में सारे के सारे ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं, कमिट वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसको हैंडल नहीं कर पाता है समझना, एक हैंडल किसको नहीं कर पाता है कि अगर राइट के बाद अगर राइट हो तो इसको कमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो कैस्केड लेस शेड्यूल है वो राइट राइट या लॉस्ट अपडेट को डील नहीं कर पाता है, राइट राइट या लॉस्ट अपडेट को डील नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसको डील कौन करेगा, स्ट्रिक्ट शेड्यूल डील करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां ये बोलता है कि अगर राइट राइट है, मतलब राइट के बाद दूसरा अगर राइट करना है तो कमिट करने की जरूरत नहीं है, तो बट ऑब्वियस लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगा या राइट राइट प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है, इनकंसिस्टेंसी हो सकता है। तो इसको डील करने के लिए बनाया गया स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो कि कैस्केड लेस शेड्यूल से भी स्ट्रिक्टर होता है। थैंक यू।